Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor of Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में लिमिटेशन ऑफ पीबीटी के बारे में अध्ययन किया है और सीएफटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी। तो हमने देखा कि सीएफटी बेथे नामक साइंटिस्ट ने दी थी और इसमें डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, अर्थात डी ऑर्बिटल्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके आधार पर सीएफटी दी गई और सीएफटी के पोस्टुलेट्स दिए गए। तो देखिए सीएफटी के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि सेंट्रल मेटल एटम या जो सेंटर या केंद्र में जो मेटल एटम है वह तथा लिगेंड के मध्य केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, इनके मध्य कोई अंतर क्रिया नहीं होती। जैसे बीबीटी में हमने देखा कि लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके उपसंयोजक बंध बनाता है, उस तरह से इसमें कंडीशन ना होकर इसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अर्थात धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इस पोस्टुलेट्स की इम्पोर्टेंट कंडीशन है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि सीएफटी के आधार पर किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो सीएफटी के आधार पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या दी गई कि इसमें लिगेंड को सीएफटी के आधार पर लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में माना जाता है, जिसका नेगेटिव पोल जो है वो मेटल आयन की ओर होता है। जैसा हमने बीबीटी में भी देखा, दोनों को कंपेयर करके आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। बीबीटी लिगेंड को लुईस बेस के रूप में मानती है और सीएफटी में लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। थर्ड पोस्टुलेट है धातु परमाणु या आयन के 5 जो डी ऑर्बिटल हैं। हमने देखा कि मेटल एटम के पास डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। फ्री मेटल में इन पांचों डी की एनर्जी समान होती है, अर्थात ये डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जैसे इनके संपर्क में लिगेंड आते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल नहीं रह पाती और ये वेरियस एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। इनकी जब स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग से कुछ डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा जो एवरेज एनर्जी अर्थात जो डी ऑर्बिटल की फ्री मेटल एटम में एनर्जी है उससे कम हो जाती है और कुछ की अधिक हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुंड के नियमानुसार हो जाता है। डी कक्षकों की ऊर्जा कम होने पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE, शॉर्ट में क्या नाम देंगे इसे हम, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी कब रिलीज होती है, जब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एवरेज एनर्जी से कम हो जाती है। इस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है जो सीएफटी में बताया जाता है। अब ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके आधार पर अलग अलग टाइप से होती है, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें हम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए हम अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम जानते हैं कितने लिगेंड जुड़ेंगे, 6 लिगेंड जुड़ने से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के सेंटर में
मेटल आयन तो कहाँ होगा, सेंटर में, और उससे कितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, 6 लिगेंड कोणों पर जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जब कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 6 लिगेंड तो कहाँ रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल के कोनों की ओर से, अर्थात एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड की ओर से मेटल एटम की ओर आते हैं। अब जब मेटल एटम की ओर 6 लिगेंड आते हैं, और लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के कारण 6 लिगेंड केंद्रीय धातु या सेंट्रल मेटल की ओर आने से नेगेटिव चार्जेज में क्या होगा, रिपल्सन। मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज रिपल्सन के कारण इनके एनर्जी में क्या आएंगे, चेंजेस हो जाते हैं। परंतु ये चेंजेस सभी डी ऑर्बिटल्स में समान मात्रा में नहीं होता। जो 6 डी ऑर्बिटल इसके संपर्क में आते हैं उन सब में ये इक्वल क्वांटिटी में नहीं होता। तो देखिए, जो एक्सिस के ऊपर स्थित, हमने देखा 2 लिगेंड एक्सिस पर हैं और 3 ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में हैं। तो जो एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल हैं वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर, इनको क्या नाम देते हैं हम, ईजी कक्षक। जो एक्सिस पर स्थित होने के कारण रिपल्सन क्या होगा, अधिक होगा। एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं तो एक्सिस के थ्रू आने पर इनमें रिपल्सन अधिक होता है, जिससे इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तथा 3 कक्षक जो एक्सिस के बीच में हैं वो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये T2G कक्षक कहलाते हैं। ये कहाँ रहेंगे, एक्सिस के मध्य में होने के कारण इनमें रिपल्सन कम होता है, जिससे इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो एक्सिस के, तो जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो रिपल्सन ज़्यादा से एनर्जी बढ़ जाती है, और रिपल्सन कम होने से एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस तरह से धातु आयन या मेटल आयन के जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनका 2 सेट में स्प्लिटिंग हो जाती है। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और 2 सेट कौन से हो जाएंगे, एक T2G का सेट और एक EG का सेट। तो T2G की ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, कम, और EG की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। तो देखो, इसको हमने डायग्राम से यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। 5 डी ऑर्बिटल हैं, ये क्या होंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल। जैसे ही इनके कॉन्टेक्ट में क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहे हैं, तो देखें 2 की ऊर्जा तो ज़्यादा होगी, 2 ऊपर बनाएं, ये तो क्या होंगे दोनों EG, और 3 की ऊर्जा क्या हो गई, कम, ये क्या होंगे T2C। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, डेल्टा ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये पूरा जो डिफरेंस है वो 1 डेल्टा ओ या 10 DQ होता है, और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। तो जो EG कक्षक हैं, EG कक्षक की एनर्जी में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, पॉजिटिव में 0.6 डेल्टा ओ, या DQ की बात करें तो +6 DQ। और T2G कक्षक की जो ऊर्जा है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट या कमी हो रही है, और वो कमी कितनी हो रही है, -0.4 डेल्टा ओ या -4 DQ। ये प्लस क्या हो जाएगा, -4 DQ। इस तरह से स्प्लिटिंग के पश्चात T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इसमें एनर्जी का क्या होगा, इमिशन या उत्सर्जन होता है, जबकि EG कक्षकों में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रकार कुल इमिट एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और इन T2G और अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE को किस तरह से कैलकुलेट करें, कई बार क्या करते हैं, कई एग्जाम्पल देकर कैलकुलेट करवा लेते हैं कि CFSE क्या होगी। बहुत इजी है, किस तरह से कैलकुलेट करें, तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए हमें T2G और EG कक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता हो तो इसके आधार पर हम इजीली CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, इसको एक टेबल के आधार पर बताया है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक में
तो देखो किस तरह से CFSE कैलकुलेट करें। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास D1, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, T2G में। तो T2G में 1 EG वैकेंट है। अब इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीमेंट हो रहा है, -0.4 डेल्टा O। तो 1 इंटू -0.4 डेल्टा O, तो इससे CFSE कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल्टा O। यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में भी आ सकता है और EG में भी जा सकता है। इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो देखो हमने यहाँ लिखा है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में आया, मान लीजिए EG में। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में आने पर 3 इलेक्ट्रॉन तो कितने से मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 3 को तो मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, तो ये तो आ जाएगा -1.2, और एक कितने से मल्टीप्लाई होगा, +0.6 से, तो उससे आ जाएगा +0.6। तो -1.2 और +0.6 से कितना आंसर आ जाएगा, -0.6 डेल्टा O। यदि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन T2G में ही आए, तो देखो ये पेयरिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 4 कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -0.4 से। तो 4 इंटू -0.4 से कितना आएगा, -1.6 डेल्टा O प्लस। देखो इसमें ये कई बार ऑप्शन में ये भी देते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, कई बार इसको नेगलेक्ट कर जाते हैं, पर इसको भी साथ में लिखें। अब इसमें एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग एनर्जी भी रिलीज होगी, तो उसको लिखेंगे +पाई, और पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयरिंग एनर्जी। यदि एक पेयर बन रहा है तो 1 पाई, 2 बन रहे हैं तो 2 पाई, 3 बन रहे हैं तो 3 पाई। इस तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल के लिए CFSE ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या ध्यान हो कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये ज्ञात होने पर हम इजीली CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेज। तो देखो ऑक्टाहाइडल पढ़ने के बाद हमारे लिए टेट्राहाइडल इजी हो जाता है। ऑक्टाहाइडल में 2 तरह से स्प्लिटिंग हो रही है, T2G और EG। T2G की एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। टेट्राहाइडल में इससे जस्ट उल्टा हो जाता है। अब वो उल्टा क्यों होता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेज में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को हम एक्सप्लेन करने के लिए क्यूब को सपोज करते हैं कि सपोज क्यूब में कोई टेट्राहाइडल या चतुष्फलक रखा हुआ है। टेट्राहाइडल में कितने लिगेंड जुड़ेंगे, 4। तो क्यूब में हमने टेट्राहाइडल बनाया और 4 लिगेंड को इस तरह से हमने डार्क पॉइंट बना करके शो कर दिया है। तो देखो 1, 1, 2, 3 और 4, ये तो 4 लिगेंड, और ये सेंटर में क्या है, मेटल एटम। इस तरह से एक टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स के सेंटर में तो क्या है, मेटल, और इसके जो क्यूब के कोने हैं उनमें अल्टरनेट कोनों के ऊपर क्या लिख दिया हमने, लिगेंड जुड़े हुए हैं। इस तरह से एक क्यूब में टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स को सपोज कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम इजीली इसकी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, गन के कहाँ रहती हैं, फेसेस की ओर रहते हैं, जिनमें तीनों एक्सिस को भी हमने यहाँ बनाया एक्स वाई और जेड। तो देखो जो चारों लिगेंड हैं, कोई भी लिगेंड एक्सिस के ऊपर नहीं है, सब कहाँ रहे हैं, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। तो पांचों डी कक्षकों को गन के एक्सकों के संदर्भ में देखने पर टेट्राहाइडल जो ज्योमेट्री है उसमें 4 लिगेंड आएंगे, और 4 लिगेंड में आने पर कोई भी लिगेंड T2G या EG दोनों सेट में से एक्सिस के एकदम सीध में नहीं है। तो एक्सिस के एकदम सीध में नहीं होने के कारण इनमें डायरेक्ट रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए जो ये एनर्जी डिफरेंस है वो ऑक्टाहाइडल से कम होता है। तो EG ऑर्बिटल हैं वो केंद्रीय सेंटर मेटल एटम व लिगेंड के मध्य कोण कितना रहता है, 54 डिग्री 44 मिनट, जबकि T2G में एंगल कितना है, 35 डिग्री 16 मिनट। तो इस एंगल के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो अब EG में तो एंगल क्या है, ज़्यादा, और T2G में एंगल क्या है, कम। तो एंगल जितना कम होगा लिगेंड के बीच में उतनी दूरी क्या रहेगी, कम, और दूरी कम होने के कारण रिपल्सन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। तो रिपल्सन अब इसमें
किस में ज़्यादा होगा, T2G कक्षक में एंगल कम होने के कारण रिपल्सन अधिक होगा, इसलिए T2G की ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, अधिक और Eg की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। अब T2G की ऊर्जा अधिक कितने से होगी, +0.4 से, और Eg की ऊर्जा में कमी होगी -0.6 से। इस प्रकार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। देखो इसको डायग्राम के रूप में भी एक्सप्लेन किया। 5 डी कक्षक हैं, इनकी एनर्जी पहले सेम है। जैसे ही डी ऑर्बिटल आते हैं T2G सेट की ऊर्जा अधिक हो जाती है और Eg की ऊर्जा कम हो जाती है, और ये अधिक कितने से होगी, +0.4 डेल्टा T। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में लिखा था हमने O, टेट्राहेड्रल में क्या लिख देंगे, T, और जो कम हो रही है वो -0.6 डेल्टा T से। देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 को -0.6 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसको +0.6 से मल्टीप्लाई करें और टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सेम हो जाती है। इसलिए हम इस तरह से इनकी एनर्जी कम और अधिक हो जाती है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट होती है। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में ये जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स की, इनमें किस में अधिक होगी, किस में कम होगी, दोनों का कंपैरिजन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमने CFT के बारे में अध्ययन किया। CFT के अध्ययन के साथ ही हमने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के बारे में स्टडी की है। तो इसका PDF भी मैं आपको ग्रुप में सेंड किया है। पहले PDF पढ़ेंगे, फिर वीडियो को सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कंपैरिजन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।